हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी वार्म वेलकम टू अनसरकारी। और आज हम चर्चा करेंगे द इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट विच वी हैव सीन both short term and both the long term from the examination perspective, so that you can handle not only just prelims and mains but also interview को भी आप हैंडल कैसे करोगे। एंड ऑब्वियसली जनरल स्टडीज के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे हम देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, ट्रम्प इग्नाइट्स ग्लोबल ट्रेड वॉर। ग्लोबल ट्रेड वॉर शब्द, तो क्या ये वाकई वॉर है? पहली बात तो ये आपको सोचना ही होगा। हाँ, ये अपने आप में वॉर है, बिकॉज द रिचेस्ट कंट्री इज पुशिंग इट अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, यूनिवर्सल 10% ड्यूटी। और आप ये लगा लीजिए, बहुत सारे नेशंस को अब दिक्कत आने वाली है। फार्मा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सेमीकंडक्टर्स एंड गोल्ड को एग्जाम्प्ट किया गया है। कंट्रीज आर इवेल्युएटिंग डिस्ट्रप्शंस, दे आर प्रिपेयरिंग द रिस्पॉन्सेज। चाइना और यूरोपियन यूनियन ने बोला कि वो रिटेलिएट करेंगे। यूएस की जो नेबर्स हैं, मैक्सिको एंड कनाडा, वो ऑलरेडी डिफरेंट पर्सपेक्टिव में रखा गया और रशिया को भी स्पेयर कर दिया गया है। और इंडिया जो प्राइवेट सेक्टर है, दैट इज रेडी एंड दे आर गोइंग टू फोकस ऑन इट। तो यहाँ पर एक हमारे सामने चार्ट भी है कि टोटल टैरिफ पेएबल बाय इंडियन एक्सपोर्ट टू द यूएस बाय परसेंटेज। एग्रीकल्चर देखिए, आप ऑटोमोबाइल देखिए, डायमंड, गोल्ड, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रिकल, टेलीकॉम, ये आप सब देखिए। और आप उस हिसाब से देख पाएंगे कि कैसे इंडिया को रिस्पॉन्ड करना है। जो इंडिया का बीटीए यानी कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट विच वी आर लुकिंग फॉर विद द यूएस, विच वी हैव स्टार्टिंग अप एट अर्ली, तो वो हमें बहुत बेनिफिट करेगा। दैट्स व्हाट वी कैन से। और इस पे हम अलग से भी चर्चा करेंगे। और स्मूथ हैवली टैरिफ एक्ट, स्मूथ हैवली टैरिफ एक्ट जो था, इट वेंट ऑन टू क्रिएट मोर अनफेवरेबल कंडीशंस एज फार एज ग्रेट डिप्रेशन इज कंसर्न। तो ये वही है स्मूथ हैवली एक्ट। रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे, विल्स हैवली एंड सेनेटर रीड स्मूथ, इन अप्रैल 1929, यहाँ पे पिक्चर भी है। तो इसने क्या किया था, उन्होंने एक बिल पास किया और उन्होंने जो है इंपोर्ट ड्यूटीज को बढ़ा दिया था ऑन मोर देन 20,000 गुड्स टू प्रोटेक्ट अमेरिकन फार्मर्स एंड बिजनेसेस। और प्रेसिडेंट हर्बर्ट हूवर ने उसको लॉ में साइन किया था। एंड जो 1,000 से ज़्यादा इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ। तो इससे आप कह सकते हैं मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स इंक्लूडिंग कनाडा, यूरोप, उन्होंने बायकॉट किया, कोटास दिए और अपना उन्होंने अमेरिकन गुड्स पे अपने टैरिफ लगाए। अमेरिकन एक्सपोर्ट्स इससे क्रम्बल होगा, इससे चेंज आया। एंड देन यू कैन से दैट इट वेंट ऑन टू हैव ग्रेट कंडीशंस विच लेड टू द ग्रेट डिप्रेशन इन 1930s। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने रेसिप्रोकल ट्रेड एग्रीमेंट्स एक्ट किया, विच ट्रांसफर्ड द अथॉरिटी फॉर टैरिफ पॉलिसी फ्रॉम कांग्रेस टू द व्हाइट हाउस। दिस अलाउड द प्रेसिडेंट टू परस्यू बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड क्विकली रिपील द टैरिफ्स। तो यानी अब कुछ ऐसा ही हम बात कर रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। तो क्या सिल्वर लाइनिंग है इसके अंदर हमारे लिए? बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो हिट हुए हैं। अपॉर्चुनिटीज की कॉस्ट में देखा जाए तो सप्लाई चेन रीजिंग होगी। चाइना इंडिया के रिलेशंस इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट और ज्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ बेनिफिशियल हो सकता है। इंडिया नए पार्टनर्स को देखेंगे एंड अपॉर्चुनिटीज देयर इन टर्म्स ऑफ हाउ वी आर हैंडलिंग दिस क्राइसिस। क्योंकि इंडिया को टैरिफ एडवांटेज दिया गया है। जहां तक चाइना का 34% है, वियतनाम का 46% है, इंडोनेशिया का 32% है, ताइवान का भी 32% है, बांग्लादेश का 37% है। और उनके हाई टैरिफ बैरियर्स भी हैं। यहाँ तक इंडिया की बात है, इंडिया फेयर्स बेटर देन बांग्लादेश एंड वियतनाम। तो हमारा मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स में हमें बेनिफिट हो सकता है। और मैक्सिको कनाडा को देखते हुए भी हमें अपने आप को रीओरिएंट करना होगा। ग्लोबल मार्केट जो है वो प्रोटेक्शनिस्ट स्टैंड्स के लिए रिएक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन लॉन्गर रन में हमें देखना होगा कि हाउ मेक इन इंडिया और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स हमें बेनिफिट दिलाएं। तो यही हमारे लिए सिल्वर लाइनिंग है। हमारे हिट तो होंगे, लेकिन वी विल बी एबल टू हैंडल प्रोडक्ट्स इन द इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर। जिनको जो हीट फील करेंगे उसकी भी बात है, एम्प्लॉयमेंट है, पॉपुलेशन है, एनिमल हस्बेंड्री है। और उसके बाद डिस्गाइज पॉपुलेशन की हम बात करें, एम्प्लॉयमेंट की हुई है। तो देयर विल बी वेजिटेबल्स, हनी, राइस, प्रॉन, श्रिम्स, एसेंशियल ऑयल्स, ये जो है अब स्क्रूटनी में आ जाएंगे। तो इसलिए इंडिया यूएस बायलैटरल ट्रेड इज गोइंग टू हेल्प अस। इंडिया थाईलैंड, दे आर प्लानिंग स्ट्रेटेजिक टाइप। मैंने पहले भी बात की थी, बिम्स्टेक लीडर्स की समिट हुई और उसके अंदर जो है शिनावात्रा, द यंगेस्ट डॉटर ऑफ द फॉर्मर थाई पीएम थक्सिन शिनावात्रा एंड नीस ऑफ अनदर फॉर्मर पीएम यंगलुक शिनावात्रा, शी इज देयर। इनका नाम आपको पता होना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उन्हें कॉपी ऑफ त्रिपिटक इन पाली जो है गिफ्ट की। पाइटन पैटोंग तार्न शिनावात्रा को उन्होंने गिफ्ट किया। So this is how it is. Both the countries are upgrading their relationship to the strategic, and इंडिया का जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है और इंडो पैसिफिक विजन है उसके अंदर बिम्स्टेक के साथ साथ और जो हमारा जो विजन, लॉन्गर विजन है, उसके अंदर हमारा थाईलैंड के बिना हम कह सकते हैं कि हम उसको स्ट्रेटेजिकली नहीं कर पाएंगे। चाइना के असर्टिव बिहेवियर जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसकी भी चर्चा हुई। सो
सेम आइडियाज विच वी सी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड बीन पुलिसिंग अब, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि हमने एमओयू जो साइन किए डिजिटल टेक्नोलॉजीज पे, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स लोथल और एमएसएमईज के ऊपर कोऑपरेशन और नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो। तो यहाँ पे जो लोथल वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, जैसा हमने कल भी चर्चा की थी, थाईलैंड ने इंडियंस के लिए तो वीजा फ्री पॉलिसी को रखा है, उससे बहुत फर्क पड़ा है। यहाँ पर भी जो बिम्स्टेक और श्रीलंका टूर्स हैं वो इंडिया के रीजनल कमिटमेंट्स को सिर्फ नहीं दिखाता है, इंडिया की नेबर फर्स्ट पॉलिसी को भी दिखाता है। जो इंडिया का जो महासागर जो हमने जिसका अनवीलिंग की थी, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की बात है। थाईलैंड के लिए एक्ट ईस्ट है और थाईलैंड के लिए लुक वेस्ट है। तो जो बिम्स्टेक है उसकी हमने बात की, नॉर्थ ईस्ट के विजन की बात की, 2030 डॉक्यूमेंट जो हमने प्रिपेयर कर रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। और प्रॉस्पेरस, रिजिलियंट एंड ओपन जो बे ऑफ बंगाल रीजन और बियॉन्ड की बात है वो है। और जो एमिनेंट पर्सन ग्रुप है उसके अंदर रिकमेंडेशंस हैं, रिफॉर्म्स हैं और रिवाइटलाइजेशन है और रीपर्पसिंग है। वही उन्हीं बातों की, कल्चर, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, मैरीटाइम, साथ साथ में टेक्नोलॉजी, साथ साथ में जो है इंडस्ट्रियल सपोर्ट, ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। बिकॉज बिम्स्टेक जो है वो हमारे लिए एक तरीके का ब्रिज है। क्लाइमेट चेंज की बात करें, अगर हम बात करें फ्यूचर सिटीज की बात करें, अगर हम बात करें सोलर एनर्जी की बात करें, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, तो सेम थिंग इज लिंकिंग विद द श्रीलंकन। श्रीलंका इज द लिंच पिन ऑफ इंडिया मैरीटाइम स्ट्रेटजी इन द साउदर्न फ्लैंक, बिल्कुल सही बात है। तो पीएम मोदी इज गोइंग टू साइन द समपुर सोलर पावर प्रोजेक्ट इन ट्रिंकोमली एंड 120 मेगावाट जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एनटीपीसी एंड श्रीलंकन सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन एनर्जी की तरफ हम बढ़ा रहे हैं, अनुराधापुरा भी जाएंगे। और जो श्रीलंका में जो इंडियन फिशरमैन की जो बात है, जो उनके साथ ह्यूमन ट्रीटमेंट होना चाहिए क्योंकि उन्हें पता नहीं चलता है, बहुत बार वो आगे पहुंच जाते हैं, तो उसकी बात है। और साथ साथ में फुल्ली अलाइंड ऑन म्यूचुअल एंड रीजनल सिक्योरिटी, तो यही वाली बात है जो अनुरा कुमारा दिसानाइके जो हैं उन्होंने अश्योरेंस किया है कि इंडियन इंटरेस्ट विल बी टेकन केयर ऑफ एंड डेफिनेटली श्रीलंका चाहेगा कि वो लॉन्ग टर्म में अपने बेनिफिट्स को देखे। सिमिलरली अगर मैं चिली के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो हमने अंटार्कटिका की बात की, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं आर्कटिक ओशन की। तो आर्कटिक ओशन जो अगर मेल्ट होता है, इट विल बिकम हॉट बेड ऑफ इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स। मेन्स में एक क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, एनसीपीओआर गोवा में है, नोडल एजेंसी इंडिया के पोलर पोलर उसके लिए। तो अंटार्कटिका और आर्कटिक दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लोबल पैटर्न, वेदर पैटर्न्स को देखने के लिए। अंटार्कटिका हाउसेज नियरली 70% ऑफ द ग्लोबल फ्रेश वाटर इन द फ्रोजन फॉर्म। अगर वो मेल्ट हो जाती है तो इट कैन लीड टू राइजिंग इन द सी लेवल बाई 60 मीटर्स। तो सारी कोस्टल सिटीज तकरीबन है जो सब डूब जाएंगी। Although melting happens in polar region also, the actual rise in the sea level is much higher in the tropical regions like ours due to various compounding factors. तो इसीलिए अंटार्कटिका और आर्कटिका में जो होगा वो सीरियसली इंडिया को भी इम्पैक्ट करेगा। ये साइंटिफिक, यानी मैं साइंस के पर्सपेक्टिव से आपको कहूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कमिंग डिकेड्स में आर्कटिक सी आइस विल डिसअपियर इन समर्स, दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मिनरल्स, फिशरी, ये सारी की सारी जो है पोटेंशियल हॉटबेड बनने जा रहा है। उसके लिए यूएस भी बोल रहे हैं कि दैट आई वी वांट ग्रीनलैंड, कनाडा है, उसके बाद नॉर्डिक कंट्रीज हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया आर्कटिक काउंसिल में इंडिया का रोल आपको देखना होगा, इंडिया का फ्यूचर रोल आपको रिपर्पस करना होगा, इंडिया रशिया रिलेशन में व्लादिवोस्टॉक में हम क्या कर रहे हैं वो आपको देखना होगा। और यहाँ पर जो फर्स्ट हमने रिसर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री जो अंटार्कटिका में किया था उसका रोल देखना होगा। और ये यहाँ पर फैक्ट भी दिया हुआ है कि कैसे दिसंबर 1981 में 21 मेंबर क्रू बोर्डेड ए चार्टर्ड नॉर्वेजियन शिप एमवी पोलर सर्कल सेट सेल फ्रॉम गोवाज मोरमुगा हार्बर, पार्ट ऑफ इंडियाज फर्स्ट साइंटिफिक एक्सपीडिशन, रीच क्वीन मॉड। जो है वो आपका क्वीन मॉड लैंड पहुंचा था वो लिटिल ओवर अ मंथ लेटर ऑन जनवरी 1982 एंड इट होस्टेड इंडियन फ्लैग। सो इट्स अ गुड फैक्ट। नो हाई राइज फायर फाइटिंग व्हीकल इन नोएडा, डिपार्टमेंट के पास सिर्फ फायर टेंडर्स है। तो रॉबोट्स हमें चाहिए हायर बिल्डिंग्स के लिए। ये सिर्फ नोएडा की बात नहीं है, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर जो अपने आप को इतना एडवांस कहता है, वहाँ पे जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, साथ में एमएनसीज हैं, साथ में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, साथ में ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो फ्यूचर सिटीज करने की बात करते हैं। तो हमें सोचना होगा फायर ही नहीं, हमें हीट हजार्ड से देखना होगा, हमें डिजास्टर मैनेजमेंट को भी देखना होगा। सेम ऑन द सेम लाइंस एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज करता है अगर फायर क्रैकर बैन को दिल्ली एनसीआर में। तो अगर बात ये होती है कि भाई आप जो है फायर क्रैकर से धुआं जो आता है वो आप अपने एयर प्यूरिफायर से बचा सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग एवरीबॉडी कैन नॉट अफोर्ड टू बी एयर प्यूरिफायर। दिस इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव
थिंग। बट कल्चरल सेंटिमेंट्स के हिसाब से अगर सिर्फ दिवाली पे ही पटाखे बैन है, क्योंकि यहाँ तो अगर दुनिया इंडिया अगर चैंपियंस ट्रॉफी भी जीतता है तो यहाँ पे पागलों की तरह पटाखे फूटते हैं और उसका हम रोक नहीं पाते, तो बिहेवियरल चेंज के बिना बहुत मुश्किल है। सिमिलर थिंग इज विद द डंप साइट, जो 70 मीटर हाइट हो गई है, क्रैक्स फॉर्म हो रहे हैं, कोई बाउंड्री वॉल नहीं है। हो सकता है गाजीपुर लैंडफिल जो अपने आप में गिर के ही हो जाए, क्योंकि जब लड़ाई हुई थी पॉलिटिक्स में, जब बात हुई थी सरकार बनने की, देन द थिंग्स वर रियली डिफरेंट। नाउ देयर इज अ ह्यूज इशू उससे, क्योंकि मीथेन वेंट होती है, which is a toxic gas. It releases out directly in the atmosphere. And secondly, it is creating a kind of a huge logistic mess. उसके बाद जो है उसका रेमेडियल मेजर यही है कि स्ट्रेंथनिंग द पैरामीटर वॉल, उसके बाद सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स भी आप बनाइए, अनऑथराइज डंपिंग को रोकिए। बट हाउ यू आर गोइंग टू मेक श्योर कि ये हट जाए? सेफ यूटिलाइजेशन ऑफ एश रेजिड्यू, इम्प्लीमेंट ए रॉबस्ट लीचेट कलेक्शन एंड ट्रीटमेंट साइक्लिंग सिस्टम, एंड जैसे थर्ड पॉइंट मैंने बोला, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द पेरीमीटर वॉल। तो ये आपको लॉन्ग टर्म मेजर्स में देखना है। और आप कह सकते हैं कि इन दिल्ली को और स्पेशली इंडिया को इसके लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन सोचना होगा, क्योंकि 70 एकड़ के अंदर एमसीडी मॉनिटर जो लैंडफिल है, ये प्राइमरी वेस्ट डिस्पोजल साइट है ईस्टर्न दिल्ली के लिए। इसको हम इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं कर पा रहे हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दिस। आप सोचिए कि आपके हिसाब से क्या सॉल्यूशन हो सकता है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डीएम होते, साउथ दिल्ली के डीएम होते, ईस्ट दिल्ली के डीएम होते, नॉर्थ वेस्ट के, तो आप अलग से क्या करते? सिरसा में बैठकर चर्चा, सिरसा जो मनिंदरजीत सिंह सिरसा हैं, उन्होंने आर्टिफिशियल रेन की दिल्ली में चर्चा करने की बात की। मनिंदर सिंह सिरसा ने उन्होंने कहा कि कैसे दिल्ली में अगर हम पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को अगर रोकने की बात है, तो आर्टिफिशियल रेन थ्रू क्लाउड सीडिंग रिमेन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अ, हमने पहले भी इस चीज को इंडिया में देखा है। क्लाउड सीडिंग में क्या होगा? स्प्रेइंग ए मिक्सचर विच इंक्लूड सॉल्ट्स इनटू क्लाउड यूजिंग एन एयरक्राफ्ट which allow cloud drops to form around the nuclei that the salts provide and eventually they fall as rain. इसमें सिल्वर आयोडाइड का रोल होता है, प्लीज क्रॉस चेक ऑल्सो। तो ये एक आइडिया है, लेकिन फिर वही बात है। अब ऐसा जो है कानपुर में किया गया, तो और ऐसा आंध्र प्रदेश में भी ऐसा हमने देखा, ऐसा किया गया। तो पॉइंट ये है कि इसको देखना पड़ेगा कि जो वॉर है एयर पोल्यूशन के अगेंस्ट, उसको हम एक्चुअली में लॉन्ग टर्म में कैसे सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि आप सरकार में तो बोल कर आ गए, लेकिन आप उसको मेरिट से पूरा कैसे कर पाएंगे? लोकसभा टेक्स अप मणिपुर इन द डेड ऑफ नाइट, रेटिफाइज प्रेसिडेंट रूल इन लेस देन आवर। तो अब ये बड़ी दुखद बात है, लेकिन फिर भी आप ऐसा बोल रहे हैं। अ, सरकार का लेकिन कहना है कि दिस इज नीदर राइट नॉट टेररिज्म, दिस इज जातीय हिंसा, कास्ट वायलेंस बिटवीन टू कम्युनिटीज ड्यू टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। ये हो गया इमीडिएट रूल। लेकिन इन द लॉन्गर रन हाउ यू विल सी इट, क्योंकि हाउ यू विल सी व्हाट इज द सॉल्यूशन टू द मणिपुर वायलेंस। क्योंकि इन मणिपुर कम्युनल वायलेंस टुक प्लेस इन 1993, ऐसा कहना है सरकार का। द नागा कुकी कॉन्फ्लिक्ट लास्टेड 5 years, and in 1997-98 there was a Kuki Pied conflict in which 40,000 people displaced, 352 people killed, and in 1993 a Meitei Bengal conflict left more than 100 dead and the violence continued for 6 months. लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं। टाइम बदल चुका है, 21st सेंचुरी में हमें देखना होगा, और उसके लिए एक पॉलिटिकली और सजेसियस करेक्ट सॉल्यूशंस लेने होंगे कि कैसे लॉन्ग टर्म में हम नेक्स्ट जनरेशन को पीस की तरफ लेके जाएं, एम्प्लॉयमेंट की तरफ लेके जाएं। हम कैसे ब्रॉडर माइंडसेट से करें। अदरवाइज तो आप ऐसे बोलते रहेंगे, तो by 2047 also the problem will remain same. What do you think should be the solution? Please do write back. एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स जाइब एट यूनिस ओवर लैंडलॉक नॉर्थ ईस्ट सीमा, कोऑपरेशन इजंट चेरी पिकिंग। बिल्कुल सही कहा। आप अगर चाहते हैं कि इंडिया बांग्लादेश को वाकई सपोर्ट करे, और आप नॉर्थ ईस्ट को लैंडलॉक कहते हैं, और ढाका कहता है कि वी आर द ओनली गार्जियन ऑफ द ओशियन फॉर ऑल दिस रीजन, तो ये अपने आप में जो है ना कोऑपरेशन ना मिलने वाली बात है। और ढाका की बस की नहीं है कि वो इंडिया को इस चीज़ में चैलेंज कर सके। तो दैट इज वाई आवर नॉर्थ ईस्ट रीजन इज पर्टिकुलरली इमर्जिंग एज ए कनेक्टिविटी हब फॉर द बिम्स्टेक। रोड है, रेलवेज हैं, वाटरवेज हैं, ग्रिड्स हैं, पाइपलाइंस हैं, और ट्राईलेटरल हाईवे जो नॉर्थ ईस्ट से पूरा आगे पैसिफिक ओशन तक जो है वो भी गेम चेंजर होगा। So that is why we are the conscious keepers. We are the one who are following the neighborhood first policy. Cherry picking in terms of integrated support is not possible. And India is aware of its responsibility. बांग्लादेश तो उधर है, और इंडिया का जो लॉन्ग कोस्ट लाइन है बे ऑफ बंगाल में, उसका क्या होगा? क्योंकि जो बिम्स्टेक या जो बे ऑफ बंगाल है, वो इंडिया के सिर्फ 5 बिम्स, आप कह सकते हैं इंडिया शेयर्स नॉट ओनली बॉर्डर विद द 5 बिम्स्टेक मेंबर्स एंड कनेक्ट मोस्ट ऑफ देम, बट आल्सो प्रोवाइड मच ऑफ द इंटरफेस बिटवीन सब कॉन्टिनेंट एंड द आसियान। ये आपको भी आंसर में बोलना है। तो यही वाली बात है कि अगर आप कहोगे कि बांग्लादेश इज द ओनली गार्जियन, तो दैट इज समथिंग लाइक ए जोकिंग, एंड इट इज ऑल्सो वेरी शैलो। इंडिया जो है वो अब बहुत ही ब्रॉड इंडिया का है, ग्लोबल ऑर्डर अंडर चर्न,
एवरी रीजन नीड्स टू लुक आउट फॉर इटसेल्फ, ये इंडिया ने कह दिया और इंडिया ऑलरेडी देख ही रहा है। चाहे फिर वो सप्लाई चेन की बात हो, चाहे फिर वो इंपोर्ट की बात हो, चाहे वो एक्सपोर्ट की बात हो, चाहे फिर वो एम्प्लॉयमेंट की बात हो, चाहे डोमेस्टिक कंजम्पशन की बात हो, बिकॉज वी आर ऑन द राइट ट्रैक अंडर द स्टेबल एंड ऑल्सो अ पावरफुल रिलेशनशिप। Again, home demolished over gangster link that wasn't Prayagraj petitioners who won in Supreme Court। ये बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी बोला कि भैया आप अचानक से लोकल अथॉरिटीज को भी ये बोला, एडमोनिश किया और उनको 10 लाख रुपए उनको ईच पिटिशनर को देने की बात की। ये एक मोरल विक्ट्री भी है कि आप कैसे जो है आम आदमी के अधिकारों की रक्षा करते हैं। तो एक एग्जाम्पल है ये, आप इसको सुटेबल पॉइंट के ऊपर देख सकते हैं। Again, the tree felling near Hyderabad University, we have been discussing about it yesterday. Also, it is an example of civil society, example of student activism, example of employment versus environment. वही हमने जो बात की, डिबेट मस्ट नॉट बी इन्वायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट के साथ साथ डेवलपमेंट होना चाहिए। आप सोचिए अगर आपको मौका दिया जाए तो आप इसमें क्या सोल्यूशन देंगे। एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स एंड कोस्टल शिपिंग बिल इज पास बाई लोकसभा, और इससे होगा क्या, इससे जो है हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे अपने इंटरनेशनल, जैसे हमने लोन लिया, हमने जो है लीज पे लिया, और हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल बिग बिग ग्रुप्स हैं, इंटरनेशनल जो सिविल एविएशन इंडस्ट्री पूरी, उसके साथ हमने जुड़ के अपने आप को कैसे हम अपने आप को स्टेबल, कैसे अपने आप को हम प्रोग्रेसिव बनाते हैं। सिमिलरली कोस्टल शिपिंग बिल इज मेंट टू रेगुलेट वेसल्स इंगेज इन ट्रेड विद इन इंडियन कोस्टल वाटर्स। तो दोनों चीजें हमारी इकोनॉमी को और ज्यादा ब्रॉड करेंगी। और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के आने के बाद से जो एयरलाइंस अगर डिफॉल्ट कर जाती थी अपनी पेमेंट के ऊपर, तो दे कुड कीप द एयरपोर्ट विच एक्चुअली बिलोंग टू द लीजर्स। अब ऐसा नहीं होगा। तो यही बात है कि चीज़ों को और ज़्यादा हमने केप टाउन कन्वेंशन के हिसाब से हमने ज़्यादा चीज़ों को सिंप्लीफाई किया, ज़्यादा हमने चीज़ों को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हम उनको रेगुलेट कर रहे हैं कि कैसे इंडिया वर्ल्ड जो सिस्टम जो है, जो वर्ल्ड की लीडिंग इकोनॉमीज हैं, उसके पर्सपेक्टिव से हम कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएं। लेकिन हमारे लिए फैक्ट क्या है कि रोडवेज अकाउंट फॉर 66% ऑफ फ्रेट मूवमेंट, रेलवेज ओनली 31% एंड शिपिंग फॉर जस्ट 5%। तो लेजिस्लेशन से क्या होगा, शिपिंग बिकम्स मोर ट्रेड फ्रेंडली, इट विल जनरेट मोर इनकम एंड इट विल बी लाइफलाइन टू सो मच पार्ट ऑफ इंडिया इन ए डिफरेंट वे। तो आपको देखना होगा कि ईयू का जो 40% शेयर है कोस्टल शिपिंग में, वो हमारा तो बहुत थोड़ा है, कि पोल्यूशन, कंजेशन, ये सारी चीजें जो लैंड रूट में आती हैं, ये शिपिंग में नहीं हो सकती। वक्फ बिल एड्रेसेस injustices perpetrated ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल एंड फ्लॉज इन 2013 अमेंडमेंट ब्रॉट बाय द यूपीए गवर्नमेंट। इसकी हमने पहले भी चर्चा की है, और हमने बात की कि कैसे लेगेसी की बात है, ओनरशिप की बात है, कैसे राइट प्रॉपर्टीज की बात है, कैसे डिस्प्यूट्स को रोकने की बात है, कैसे चीज़ों को रेशनल देखने की बात है। इसके अंदर बात ये नहीं है कि हम किसी भी समाज के जो रिलीजियस कैरेक्टर या जो उसके अधिकार हैं उनके अंदर हनन करने की बात है। बात यह है कि आप कैसे कॉन्स्टिट्यूशनली या कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के तहत आप किसी भी प्रॉपर्टी को, उसके कैरेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे। नाउ दिस इज समथिंग ऑफ बीट, आप सिर्फ चर्चा के लिए देख सकते हैं कि कैसे यूएस प्रेसिडेंट और उनकी जो टीम है, कैसे उन्होंने माइंडलेस तरीके से टैरिफ्स को उन्होंने कैलकुलेट किया। उन्होंने देखा डेफिसिट कितना है और टैरिफ कितना है, डेफिसिट कितना है, और उसके साथ उन्होंने देखा टोटल ट्रेड कितना, उसके हिसाब से उन्होंने अराइव कर दिया। तो 10% इम्पोर्ट टैरिफ हैज बीन इम्पोज्ड ऑन हर्ड एंड मैकडोनल्ड आइलैंड्स। और ये जो है, ये ऑस्ट्रेलिया के आसपास है, नॉर्थफ्लॉक आइलैंड, क्रिश्चियन आइलैंड, कोकोज आइलैंड एंड हर्ड एंड मैकडोनल्ड आइलैंड्स, वहाँ पर एक भी इंसान नहीं रहता। तो यही वाली बात है। तो इसका मतलब यही है कि अगर आप लार्जेस्ट चागोसियन आइलैंड डियागो गार्शिया की बात करें, विच इज होम टू स्ट्रेटेजिक यूएस यूके जॉइंट मिलिट्री बेस, home to approximately 4,000 American and British military personnel, is only currently inhabited. Chagos does not have any civilian inhabitants. तो आप सोचिए खुद ही। Our mop up of direct taxes is a sign of economic strength. पॉजिटिव एलिमेंट है ये। बेटर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंप्लायंस प्लेड अ रोल, बट लेट्स थैंक द इकोनॉमिक मोमेंटम, वो भी हमने पॉइंट को बोला। तो ये जो है टीवी मोहनदास पाई और निशा होला, उन्होंने दोनों ने ये बात को पुट अप किया। तो इंडियन टैक्स कलेक्शन उठ रही है। पहली बात आप ये देखिए, पर्सनल इनकम टैक्स रिसीट्स कितनी बढ़ी, आपको ये पता होना चाहिए। और यहाँ पर है बात जो दी गई है कि एनुअल रेट ऑफ 22.8% अगर आप रीड करते हैं टू 12.5 ट्रिलियन इन 2024-2025। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी की वजह से, सोफिस्टिकेटेड डेटा कलेक्शन टेक्निक्स की वजह से, जो कट किए हमने टैक्स रेट्स में और सब्सटेंशियल रिफंड्स दिए, कॉर्पोरेट टैक्स रिसीट्स
में भी ऑलरेडी हमने देखा ग्रोथ आई है, तो ये एक पॉजिटिव बात है। तो ये बात वही है कि इंडिया टैक्स कलेक्शन हैव सीन अ रिमार्केबल राइज, और ये राइज है बिकॉज ऑफ, एज आई जस्ट सेड, इंडिया का जो टैक्स रेजिलियंस है वो बहुत ही क्रूशियल पिलर है हमारी फिजिकल ग्रोथ के लिए, हमारे फिजिकल नंबर्स को वो दिखाता है। तो इसमें आप एमएसएमई का रोल समझिए, इसमें आप सैलराइज पीपल का रोल समझिए, मिडिल क्लास का रोल समझिए। तो ये अभी हमें आगे देखना है कि जो इस साल जो हमने रिबेट दिया है उसके बावजूद भी क्या हम पॉजिटिवली स्ट्रॉन्ग टैक्स बियोंसी को देख सकते हैं। क्या हम देख सकते हैं कि इंडिया का जो रेमिटेंसेस हैं, या जो इंडिया की जो अर्निंग्स हैं, या जो इंडिया जो इतना एनर्जी पे डिपेंडेंट है बाहर से इन्फ्लेशन के बावजूद, और उसके बाद जो टेंशन्स हैं उन सब के बावजूद भी क्या हम ग्रो कर पाएंगे? दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन क्वेश्चन। प्लीज थिंक अबाउट इट एंड यू कैन राइट कपल ऑफ पॉइंट्स। Malika Srinivasan, more than a tractor queen, very true. She is an amazing and a great role model, I would say. इंडिया के ट्रैक्टर क्वीन उनको कहा गया, मेल डोमेन होने के बावजूद भी उन्होंने ट्रैक्टर एंड फार्म इंक्लूड कंपनी को, जो उनके ग्रैंडफादर्स ने शुरुआत की थी, एंड हर फादर श्रीनिवासन, इट हैज गोन ग्लोबल विद a vengeance. Under her leadership, 10,000 crore company has become the third largest tractor manufacturer in the world and second largest in India by volumes. एनुअल सेल जो ट्रैक्टर्स की है, 1,80,000 ट्रैक्टर्स हैं. इट इज हैविंग प्रेजेंस इन ओवर 100 countries. She was unanimous choice for the Lifetime Achievement Award by the illustrious jury of Express Awards for Women Entrepreneurs. This is amazing. Deepak Parikh sir, Kiran Majumdar, and then you have Meher Padmji, and then Zia Modi. ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है, आपको सारे नाम पता होने चाहिए पीटी के अंदर, मेंस के आंसर्स के अंदर, और मल्लिका श्रीनिवासन का नाम तो आपको आना ही चाहिए. सो दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. पर हम सीख क्या सकते हैं? उन्होंने प्रिसीजन फार्मिंग को प्रमोट किया, और उन्होंने जो है पीडियाट्रिक कैंसर ट्रीटमेंट, ये आप सीएसआर एक्टिविटीज का पार्ट सोच सकते हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. और उसके बाद जो है शंकर नेत्रालय को भी उन्होंने सपोर्ट किया, एजुकेशन इंस्टीट्यूट को भी उन्होंने सपोर्ट किया, तमिलनाडु में, पूरे इंडिया में हम ऐसा सोच सकते हैं. अल्टरनेटिव फ्यूल्स लाइक हाइड्रोजन और सीएनजी को उन्होंने प्रमोट करने की बात की. एंड देन she is also the first private sector specialist to be appointed as the head of public enterprises selection board. This is very very important. श्रीनिवासन में एक प्रोफेशनल एंटरप्रेनर है, यूनिक जर्नी है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री की मीटिंग है. आई थिंक मेंस में अगर कोई इंस्पायरिंग फिगर का नाम लिखने की बात की जाए तो आप उनके बारे में लिख सकते हैं, और आप स्कोर भी कर सकते हैं. ऑयल slumps over 70% on tariffs. OPEC plus is boosting the output. That is a very very natural thing. और ब्रेंट फ्यूचर्स के अंदर भी हम देख रहे हैं कि ब्रेंट फ्यूचर इज ऑल्सो इंडिकेटर कि ऑयल इज मूविंग टुवर्ड्स विच साइड. तो ये पीटी के अंदर इनका नाम आ सकता है, बाकी मेंस के लिए हम नहीं कहेंगे. सुप्रीम कोर्ट जजेस टू मेक देयर एसेट्स पब्लिक, अब तो करना ही पड़ेगा. ऑल 31 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी करेंगे, और बाकी जुडिशरी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. द मूव्स कम्स एट टाइम व्हेन द प्रोबेबिलिटी इज अंडर क्लाउड. और in September last year, it has learned that out of 749 judges in 25 high courts, at that time only 98 judges, the total number of judges, has publicly disclosed their assets. तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर जब देखा तो 80% से ज्यादा जो है वो 98 जजेस जो 3 हाई कोर्ट से थे, केरला, पंजाब, हरियाणा एंड दिल्ली. तो 1997 में जब एक बार रिजॉल्व कर लिया गया था कि आपको पूरा बताना पड़ेगा, तो उसके बाद भी नहीं बताएगा, तो ये एक अलग बात है. एवरी जज शुड मेक अ डिक्लेरेशन ऑफ ऑल एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ रियल एस्टेट और इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन देयर नेम, इन द नेम ऑफ द स्पाउसेस और एनी अदर पर्सन डिपेंडेंट ऑन देम. सुप्रीम कोर्ट ने 25,000 अपॉइंटमेंट्स बंगाल में टीचर्स की कैंसिल कर दी. सो पॉलिटिशियन यही कहेंगे, आई हैव द हाईएस्ट रिस्पेक्ट फॉर जुडिशरी एंड जजेस, बट आई कैन नॉट एक्सेप्ट द जजमेंट फ्रॉम ए ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू. लेकिन बाय द रूल ऑफ लॉ तो जाना ही पड़ेगा, उसका और कोई इलाज नहीं है. आप सोचिए, इसकी जगह आप हैं, तो आप कैसे, क्या आप इससे इंटरप्रेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग, इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस, इन टर्म्स ऑफ वर्क कल्चर, और फिर सुप्रीम कोर्ट तक उसका पहुंचना, और अपोजिशन पार्टीज और सो ऑन. आप उसमें टोटल क्या सोचेंगे? सोचकर और अपने पॉइंट्स लगाकर इस पर आप मुझे लिख के दे सकते हैं, सो दैट वी कैन कंटिन्यू लर्निंग एंड वी कैन रीच न्यू हाइट्स इन टर्म्स ऑफ आवर डिस्कशन. विशिंग ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम Ansarkari. Join our courses if you are really serious to get success. Thank you very much.